नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की सबसे मुखर और विश्वसनीय आवाज। वक्त है उस खबर का जिसने भारत के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के दिलों की धड़कन को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। हम आज सिर्फ खबर नहीं बल्कि उस खबर के पीछे की पूरी कहानी, उसके हर पेंच और भविष्य के हर संकेत का एक ऐसा विस्तृत विश्लेषण लेकर हाजिर हुए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1985 के दायरे में आता है तो अगले कुछ मिनट आपके वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। आज हम एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरों पर से पर्दा उठाएंगे। पहली और सबसे बड़ी खबर, क्या आपकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होने जा रही है? जी हां, वही मांग जिसके लिए सड़कों से लेकर संसद तक और ज्ञापन से लेकर धरनों तक बरसों का संघर्ष शामिल है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए और साथ में पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। इन तीनों मांगों पर अब तक का सबसे बड़ा और ठोस अपडेट क्या है? क्या सरकार ने वाकई इसे लागू करने का कोई गोपनीय रोडमैप तैयार कर लिया है? और ये जो चर्चाएं गर्म हैं कि पेंशन को 3 अलग अलग चरणों में बढ़ाया जाएगा, क्या पहले चरण में ये 2,000 से 5,000 के स्तर पर जाएगी और क्या अंतिम चरण में इसे 9,000 रुपए तक ले जाने का भी कोई खाका तैयार हो रहा है? इन सभी सवालों की तह तक आज हम पहुंचेंगे। और ठहरिए, आज का पिटारा यहीं बंद नहीं होता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन के पूरे सिस्टम में 5 ऐसे बड़े बुनियादी और संरचनात्मक बदलाव कर दिए हैं जिनका सीधा और गहरा असर आपकी जेब, आपकी सेवानिवृत्ति की योजना और आपके बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ने वाला है। ये 5 परिवर्तन आपके पेंशन की गणना से लेकर उसे पाने की उम्र तक और दावा करने के तरीके से लेकर आपकी वेतन सीमा तक सब कुछ नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। कई पेंशनरों के लिए ये दोहरे लाभ का सौदा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप इन्हें ठीक से समझते हों। आज के इस विशेष प्रसारण में हम इन दोनों ही ज्वलंत मुद्दों का परत दर परत विश्लेषण करेंगे। हमारा ये गहन विश्लेषण हर पहलू को सरल और स्पष्ट भाषा में आपके सामने रखेगा। हम जानेंगे कि 7,500 पेंशन की वो सुनहरी फाइल इस वक्त किस मंत्रालय की किस मेज पर है और वहां क्या चल रहा है। और साथ ही ईपीएफओ के वो 5 नए नियम कौन से हैं जिन्हें जाने बिना अब आपका गुजारा नहीं। आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें कहा गया हर शब्द, हर जानकारी सीधे तौर पर आपके आर्थिक अधिकार और आपके आत्मसम्मान से जुड़ी है। चलिए शुरू करते हैं उस मुद्दे से जिसने करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रखा है। न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि। ये किसी से छिपा नहीं है कि मौजूदा 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन आज की कमरतोड़ महंगाई के दौर में एक क्रूर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। इसी नाइंसाफी के खिलाफ देश के वरिष्ठ नागरिक दशकों से संघर्षरत हैं। उनकी मांगें बिल्कुल स्पष्ट और तर्कसंगत रही हैं। पहली, न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपए मासिक किया जाए। दूसरी, इस पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए, यानी इस पर हर 6 महीने में महंगाई भत्ता डीए दिया जाए ताकि बढ़ती कीमतों का असर बेअसर हो सके। और तीसरी, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को कैशलेस और मुफ्त चिकित्सा सुविधा का कवच प्रदान किया जाए। तो सवाल यह है कि इस मांग पर ताजा स्थिति क्या है? क्या कोई प्रगति हुई है? तो सुनिए, इस पल का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ईपीएफओ ने यानी आपके पेंशन फंड को मैनेज करने वाली संस्था ने इन मांगों पर एक विस्तृत प्रस्ताव और अपनी सिफारिशों की एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंप दी है। ये फाइल अब केवल ईपीएफओ के दफ्तरों में नहीं है, ये नीति निर्धारण के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। हमारे सूत्रों के अनुसार ये प्रस्ताव वर्तमान में 2 प्रमुख मंत्रालयों के बीच विचाराधीन है। पहला श्रम मंत्रालय और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय। श्रम मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से इस पर अपनी सहमति दी है, लेकिन असली पेंच वित्त मंत्रालय में फंसा है। वित्त मंत्रालय फिलहाल इस प्रस्ताव के राजकोषीय प्रभाव का आकलन कर रहा है, यानी अगर पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकारी खजाने पर कुल कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्या यह बोझ वहन करने योग्य है और क्या यह व्यवस्था लंबे समय तक यानी दशकों तक बिना किसी बाधा के चलाई जा सकती है। वित्त मंत्रालय की यही बारीकी से हो रही वित्तीय जांच वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से अंतिम निर्णय अभी तक लंबित है। सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरह आश्वस्त हो लेना चाहती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच जो चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बात उभरकर सामने आई है वो है इस बढ़ोतरी को लागू करने का तरीका।
चर्चाओं का बाजार गर्म है और सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं वे ये हैं कि सरकार शायद एकमुश्त बढ़ोतरी के बजाय इस भारी भरकम वृद्धि को 3 चरणों में यानी 3 फेज में लागू करने की एक रूपरेखा पर गंभीरता से विचार कर रही है। ये 3 चरणीय रोडमैप क्या हो सकता है? इसके अनुसार फेज 1 यानी पहला चरण तत्काल राहत देने पर केंद्रित होगा। इसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 या संभवतः 5000 रुपए के दायरे में लाया जा सकता है। ये एक तरह की फौरी मदद होगी ताकि पेंशनरों को तुरंत कुछ राहत महसूस हो। इसके बाद आएगा फेज 2 यानी दूसरा चरण। इस चरण में पेंशन को बढ़ाकर उस प्रमुख मांग तक पहुंचाया जाएगा जिसके लिए संघर्ष हो रहा है, यानी 7500 रुपए। ये वो सम्मानजनक न्यूनतम स्तर होगा जिसे स्थापित करने का लक्ष्य है। और इसके बाद फेज 3 यानी तीसरे चरण का भी एक मसौदा विचाराधीन है। ये दीर्घकालिक योजना से जुड़ा है जिसमें पेंशन को मुद्रास्फीति या अन्य सूचकांकों से जोड़ते हुए इसे 9000 रुपए के स्तर तक ले जाने के विकल्प पर विमर्श चल रहा है। यहां हम एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये जो 3 चरणीय वाली रूपरेखा है ये अभी केवल एक मशवरा है, एक विचार है। ये कोई औपचारिक या आधिकारिक घोषणा नहीं है। इस पर अभी तक सरकार की अंतिम मुहर नहीं लगी है। असली तस्वीर, असली आंकड़ा और असली तारीख तभी सामने आएगी जब वित्त मंत्रालय इस पूरे प्रस्ताव को अपनी औपचारिक हरी झंडी दे देगा। उसके बाद ही श्रम मंत्रालय एक अधिसूचना जारी करेगा और ये बताएगा कि आपको कितनी बढ़ी हुई पेंशन कब से और किन शर्तों पर मिलेगी। तो इस पूरी खबर का सार क्या है? सार ये है कि आपकी बरसों की मांग और आपका संघर्ष अब बेकार नहीं गया है। आपकी फाइल उच्चतम नीतिगत स्तर पर है और उस पर गंभीर विमर्श जारी है। सकारात्मक प्रगति निश्चित रूप से हुई है। उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन ये कब होगा, एकमुश्त होगा या चरणों में होगा, इस पर कोई भी अंतिम समय सीमा बताना अभी जल्दबाजी होगी। जैसे ही वित्त मंत्रालय से कोई ठोस संकेत मिलता है, हम सबसे पहले आप तक वो खबर पहुंचाएंगे। ये तो हुई पेंशन बढ़ोतरी की मांग की बात, लेकिन खबर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो आपकी मौजूदा व्यवस्था से जुड़ा है। भले ही बड़ी बढ़ोतरी अभी लंबित हो, ईपीएफओ ने पर्दे के पीछे चुपचाप 5 ऐसे बड़े संरचनात्मक परिवर्तन लागू कर दिए हैं जो आपके रिटायरमेंट के अनुभव को पूरी तरह बदलने वाले हैं। ये नियम आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे। आइए एक एक करके इन 5 बदलावों को समझते हैं। पहला बड़ा बदलाव, पेंशन की गणना का फॉर्मूला बदल गया है। पहले क्या होता था, अक्सर पेंशन का फॉर्मूला आपके अंतिम वेतन या अंतिम कुछ महीनों के वेतन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता था। इसका नुकसान ये था कि अगर दुर्भाग्यवश रिटायरमेंट से ठीक पहले आपके वेतन में कोई कटौती हो जाए या आप कम वेतन वाली किसी जगह पर हों तो आपकी जीवन भर की पेंशन पर बहुत बुरा और अनुचित असर पड़ता था। अब क्या बदला है? ईपीएफओ ने इस विसंगति को दूर कर दिया है। अब आपकी पेंशन की गणना का आधार आपके रिटायरमेंट से ठीक पहले के 60 महीनों यानी अंतिम 5 साल के औसत वेतन, एवरेज सैलरी को बनाया गया है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है स्थिरता और न्याय। ये गणना को ज्यादा स्थिर, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाता है। अगर किसी एकाध महीने में वेतन कम ज्यादा हुआ भी तो 5 साल के औसत में वो संतुलित हो जाएगा। ज्यादातर मामलों में ये पेंशनरों के लिए बेहतर और अधिक लाभकारी परिणाम देगा। दूसरा बड़ा बदलाव, अर्ली पेंशन यानी समय से पहले पेंशन लेने की सुविधा। ईपीएस 75 योजना के तहत नियमित पेंशन पाने की आयु 58 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कई बार लोगों को पैसों की जरूरत जल्दी पड़ जाती है। अब क्या बदला है? अब यदि कोई सदस्य चाहे तो वो 58 वर्ष की आयु से पहले भी अपनी पेंशन शुरू करवा सकता है। आमतौर पर यह सुविधा 50 वर्ष की आयु के बाद उपलब्ध है। आप चाहे तो 50, 52 या 55 की उम्र में भी अपनी मासिक पेंशन शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पेंच है। इसे एक्चुरियल रिडक्शन कहते हैं। सीधा सा मतलब है आप जितने साल पहले पेंशन लेना शुरू करेंगे, आपकी मासिक पेंशन की रकम उतनी ही कम कर दी जाएगी और ये कटौती स्थायी होगी। हमारी सलाह क्या है? यदि आपको नकदी की कोई बहुत बड़ी और तात्कालिक आवश्यकता नहीं है तो 58 वर्ष की आयु तक इंतजार करना ही वित्तीय रूप से ज्यादा लाभकारी होता है। लेकिन यह निर्णय पूरी तरह आपकी व्यक्तिगत वित्तीय योजना और आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। तीसरा बड़ा बदलाव, क्लेम यानी दावे की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है। वो जमाना लग गया जब पेंशन शुरू करवाने के लिए या पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लंबे चौड़े फार्म भरने पड़ते थे और फिर अपनी ही फाइल की स्थिति जानने के लिए कतारों में लगना पड़ता था। अब क्या बदला है? ईपीएफओ ने पूरी क्लेम प्रक्रिया को 100% ऑनलाइन, पेपरलेस और ट्रेसेबल यानी ट्रैक करने योग्य बना दिया है।
अब आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, ई-केवाईसी के जरिए अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने क्लेम को हर कदम पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि वो किस अधिकारी के पास है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। इसका फायदा क्या है? बेशकीमती समय और ऊर्जा की बचत, पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और ये वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों या दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चौथा बड़ा बदलाव, नौकरी बदलने पर सेवा की निरंतरता। आज के दौर में लोग अपने करियर में कई बार नौकरियां बदलते हैं। पहले सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते थे तो अपने पीएफ और पेंशन के रिकॉर्ड को ट्रांसफर करवाना एक सिरदर्द होता था। कई बार इसमें देरी होती थी, गलतियां होती थी और लोगों की पेंशन की निरंतरता टूट जाती थी, जिससे उनकी कुल पात्र सेवा, टोटल एलिजिबल सर्विस कम हो जाती थी। अब क्या बदला है? यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के आने से ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक हो गई है। अब जैसे ही आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपका यूएएन आपके पीएफ और पेंशन रिकॉर्ड को नई कंपनी से अपने आप लिंक कर देता है। इसका फायदा क्या है? आपकी कुल सेवावधि, चाहे आपने 10 अलग अलग कंपनियों में काम किया हो, वो पूरी तरह सुरक्षित रहती है। आपकी अंतिम पेंशन की गणना आपकी कुल सेवा के आधार पर होती है, जो ये सुनिश्चित करता है कि आपको आपकी मेहनत का पूरा हक मिले। और पांचवा बड़ा बदलाव, पेंशन योग्य वेतन की ऊपरी सीमा, वेज सीलिंग को बढ़ाया गया है। पुरानी व्यवस्था में पेंशन की गणना के लिए वेतन की एक ऊपरी सीमा हुआ करती थी, जो काफी कम थी। परंपरागत रूप से ये 6500 रुपए रही। अब क्या बदला है? इस वेतन सीलिंग को बढ़ाकर अब 15,000 रुपए कर दिया गया है। इसका असर क्या होगा? इसका सीधा असर यह है कि जिन कर्मचारियों का वेतन इस नए दायरे में आता है, उनकी पेंशन की गणना अब उच्च औसत वेतन पर आधारित होगी। इसका अंतिम परिणाम यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपको पहले की तुलना में अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ गई है। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि जो लोग 15,000 से भी अधिक वेतन पर अंशदान देना चाहते हैं, उनके लिए उच्चतर वेतन आधारित विकल्प और अतिरिक्त योगदान के नियम भी लागू होते हैं, जिनकी स्पष्टता आपको अपने यूएएन प्रोफाइल, अपनी कंपनी के एचआर विभाग या ईपीएफओ के हेल्प डेस्क से जरूर ले लेनी चाहिए। तो आज की इस विस्तृत रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं और दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक सम्मानजनक और स्थिर बुढ़ापा। एक ओर आपकी 7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा की मांग अब निर्णायक दहलीज पर खड़ी है। फाइल वित्त मंत्रालय में गहन वित्तीय जांच से गुजर रही है। ये बढ़ोतरी एक झटके में मिलती है या 3 चरणों में, ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि दिशा सकारात्मक है और दबाव बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ द्वारा लागू किए गए ये 5 बड़े सुधार, यानी 60 महीने का औसत वेतन फॉर्मूला, जल्दी पेंशन का विकल्प, 100% ऑनलाइन क्लेम, यूएएन से ऑटो पोर्टेबिलिटी और वेतन सीमा का 15,000 तक बढ़ना, ये सब मिलकर आपके रिटायरमेंट के अनुभव को पहले से कहीं ज्यादा तेज, स्थिर, पारदर्शी और व्यवहारिक बना रहे हैं। हमने आज की इस विशेष रिपोर्ट में नीतिगत गलियारों में घूमती फाइल के ट्रैक से लेकर आपके खाते पर लागू होने वाले नए नियमों तक सब कुछ एक ही जगह पर सरल और तथ्यपरक ढंग से रखने का प्रयास किया है, ताकि आप अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से जागरूक और सशक्त रह सकें। यदि आपको हमारी ये जानकारी और ये गहन विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने सहकर्मियों, अपने मित्रों और हर उस ईपीएस 95 पेंशनर तक पहुंचाइए जिन्हें इन सूचनाओं की सख्त जरूरत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें, ताकि ईपीएस 95 और आपके रिटायरमेंट से जुड़ी हर प्रामाणिक और सच्ची अपडेट बिना किसी लाग लपेट के सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके खाते में नए नियमों के तहत क्या बदलाव दिखे हैं? क्या आपको कभी 200 या 500 रुपए जैसी कोई समायोजित राशि मिली है? अपने अनुभव और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपका ये जमीनी फीडबैक नीति विमर्श के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे ही पेंशन बढ़ोतरी पर वित्त मंत्रालय से कोई भी पुख्ता सूचना हमें मिलती है, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।